दोस्तों, मेरा जन्म एक आम परिवार में हुआ। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो हम 3 भाई 2 बहनें हैं। मेरे पिताजी किसान हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी वो ठेकेदारी और मिस्त्रीगिरी भी किया करते थे। मुझे होश आया कक्षा 8 में। उस समय मैं पढ़ाई करना चाह रहा था, क्योंकि पढ़ाई के आसपास पड़ोस में जितने भी लोग रहते थे सब यही बोलते थे कि बेटा पढ़ाई करना है। और मुझे कुछ आता जाता कुछ था नहीं। सिर्फ मैं सोचता था क्योंकि मेरे घर में खेती होती कुछ थी नहीं, पिताजी भी काम ऐसे किया करते थे। उस समय मैं सोचता कहीं ना कहीं से जिंदगी बनानी है। पड़ोस में देखता था कि लोग खेती बेच के लोग कहीं ना कहीं कुछ ला रहे थे, अपने पास तो वो भी नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक कुछ दिखना ही नहीं था। उसी समय मैंने कक्षा 8 पास किया, हाई स्कूल पास किया। इंटर पास करने के बाद मेरे घर की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी 2 बहन और 1 भाई की शादी कर चुके थे। और मुझको अपने आप से लगने लगा था, किसी ने बोला नहीं था कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मेरी आगे की पढ़ाई संभव होगी नहीं, और पढ़ाई नहीं हुआ तो सपने धरे रह जाएंगे। दोस्तों, उसी समय इंटर करने के बाद मैंने पढ़ाना चालू किया। 14 महीने मैंने स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद लगा वहां से कि इनकम और बढ़ाई जा सकती है। उसके कुछ समय के बाद मैंने एक अपनी कोचिंग खोली, कोचिंग में पढ़ाना चालू किया। इसी कोचिंग के पढ़ाने के समय मैंने यहाँ से बीएससी की, लेकिन उसी बीच बीच में मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी भी करता था, लगातार पढ़ाता रहता था। साथ साथ में मैंने इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी करता था। उसी बीच में मैं बीएससी कर ही रहा था। उसी समय मुझे मेरा नंबर आ गया और मैं इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए मुझे पढ़ने के लिए सिलेक्शन हो गया। और मैं वो भाग्यशाली था कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए लोग लखनऊ छोड़ के जाना पड़ता था, लेकिन उस समय ऊपर वाले ने साथ दिया। पढ़ने में अच्छा था, एक्सपीरियंस अपने पास था, क्योंकि मैं हाई स्कूल इंटर में हर जगह पढ़ाता था। उस एग्जाम में जो कुछ आया था मुझे हर एक चीज़ पता थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन लखनऊ में ही हुआ। तो मुझे 2 बात बनी, एक तो मैंने उधर पढ़ाना जारी रखा, दूसरी तरफ मैंने इंजीनियरिंग चालू रखी। पैसे की कमी को पूरी करने के लिए मैंने खेती भी की थी। उस समय लोग बोलते थे यार आप खेती करोगे, मैंने कहा मैं खेती करूंगा, लेकिन मैं खेती करने के लिए मकसद था, सिर्फ मकसद खेती करना अपना मकसद था, क्योंकि पढ़ाई पूरी करनी थी। हर जगह से मैंने कोशिश की, पैसा अरेंज किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाता है, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है किर्लोस्कर एंजल लिमिटेड में, और वो भी फिर मेरा भाग्य संबंध ने साथ दिया। इंदिरा नगर लखनऊ में ही मैंने जॉब की। जिंदगी 6.5 साल मैंने जॉब की। उसी समय मेरा लगा था कि मैंने जॉब मिल गई, सब कुछ बढ़िया चलने लगा था, लेकिन मुझे कुछ लगता कुछ बड़ा करना है। अब ये होगा कैसे, मुझे पता कुछ था ही नहीं। एक दिन मैं ऑफिस से घर जा रहा था, मेरे कुछ दोस्त रास्ते में मिलते हैं और वो एक बात मेरे बोलते हैं, पता है शरद, सभासद के चुनाव आ गए हैं, अगर आप खड़े हो गए भरोसा है कि मैं जीत के दिखाऊंगा और मैं जितवा के लाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं नाम लोगे तो देर लगेगी। उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया, लेकिन मेरे जिगरे को गंवारा नहीं किया। क्यों? बैकग्राउंड था ही नहीं, पैसा हाथ में था ही नहीं, लेकिन करते तो क्या करता। पूरी रात नींद नहीं, हंस के वहां से चला गया था, दोस्तों को निराश करके। पूरी रात नींद नहीं आई थी। उसी समय सवेरा होते होते मैंने निर्णय किया, ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, हो सकता घर में एक जिंदगी बन जाए। अगर इलेक्शन जीत गए पैसा तो आएगा, दोस्तों की भी जिंदगी सुधारेंगे, गांव वाले सुधारेंगे और रिलेशन वालों की सुधारेंगे। इस निर्णय की वजह से मैंने इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया, काम करना चालू किया, सब कुछ किया, लेकिन उसी बीच किस्मत साथ नहीं देती है। सीट थी ओबीसी जेंट्स, 1 महीना तैयारी करने के बाद वो सीट हो जाती है ओबीसी लेडीज। शादी मेरी उस समय हुई नहीं थी। अब मेरे लिए सबसे ज्यादा परीक्षा की घड़ी थी। दोस्त निराश हो गए थे जो मेरे साथ थे। उस समय कुछ लोगों ने बोला यात्री एज है शादी करने वाली और तू शादी कर ले। मैं फिर हंस के टाल गया, यार कौन करेगा शादी इससे। उसके बाद फिर दोस्तों की तरफ देखता हूँ, यार
इनकी मेहनत में पानी फिरने वाला है। ये बोलते थे यार इज्जत चली जाएगी एरिया में। मैंने कहा यार, उसके बाद मैंने फिर तैयारी की। मैंने कहा चलो ठीक है, लड़की ढूंढने चलते, चाहे हो कुछ जाए। नौकरी छोड़ी, लड़की ढूंढना चालू किया। दोस्तों 7 दिन के अंदर शादी करके दिखाई थी, 7 दिन के अंदर। यहां तक मेरे बाप को भरोसा नहीं था कि यार इसकी शादी होगी। मैडम सामने बैठी है, इनको इनके घर वालों को भरोसा नहीं था, लेकिन अपने जिगरे को भरोसा था कि शादी होगी तो शादी होगी, चाहे कुछ भी हो। उसमें अवध जी का भी बहुत सपोर्ट रहा। बहुत सारे और दोस्त थे, मिलन जी थे, गोविंद जी थे, इन्होंने वो काम किया शायद मेरे भाई या रिश्तेदारों ने नहीं किया होगा। मेरा इतना सपोर्ट किया था उस समय। और शादी हुई, तैयारी हुई, जीत पक्की थी, लेकिन किस्मत वहां फिर पलटी मार गई। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 2 अक्टूबर 2005 की बात है, इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। एक तरफ शादी, उसी बीच मैंने नौकरी को भी छोड़ा। मैं न तो हंस पा रहा था, न तो मुस्कुरा पा रहा था। मेरे सामने कोई रास्ता था नहीं, नौकरी से होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा था। मैडम की घर वालों को करके लाया था कि साला सभासद बनाऊंगी आपकी बेटी को, ये मैंने उस समय बोल के आया था। तैयारी भी हुई थी, लेकिन अब मैं क्या करता तो क्या करता, मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। उसी समय मैं फिर नौकरी पे वापस आया। लगातार 6 साल नौकरी करने के बाद मैं उस समय ढूंढ रहा था, कुछ मिले कुछ मिले। ऊपर वाले को कुछ मंजूर था। और एक दिन मिलन सिंह यादव जी का कॉल आता है मेरे पास, शरद जी आप कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं तो ऑफिस में हूँ। बोले शाम को शादी में आओगे? मैंने कहा ठीक मैं आऊँगा भाई। मैं गया, मिलन सर मुझसे कुछ बताए, मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इनकी बात को सुनता रहा, चुपचाप चला आया। 1-2 बार इन्होंने कॉल की, मैंने रिसीव नहीं किया, क्योंकि मैं ऑफिस में इतना बिजी रहता था कि जिंदगी उसी से बनानी थी। इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बात पड़ी रही। बीच में फिर मिलन सर ने गोविंद सर को ज्वाइन कराया, और फिर गोविंद जी मिलन जी दोनों लोग ने मिलकर मुझे मेरे ऊपर प्रेशर जमाए कि आपको इस काम को करना पड़ेगा। दोस्त इन्होंने फोन किया, मैं को यार अब 2 लोग गांव से हैं, अगर इनकी बात नहीं मानो चला फिर इज्जत चली जाएगी। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था। इनकी वजह से मैं सेफ का प्लान देखने गया, प्लान से लेना देना कुछ था ही नहीं अपना। इनकी इज्जत की बात थी, मैंने फार्म भरा, मैंने बताओ कितना पैसा देना है। एटीएम मांग के मैडम से 9000 रुपए दिए। मैंने कहा ये पकड़ो। और मैं जब प्लान देखने गया था ना, फार्म भरने का पैसा नहीं था। उसी समय प्लान देखा, साइन अप किया, पूरा के पैसे दिए। अब बताओ सर क्या करना है? इन लोगों ने बैठा के मुझे समझाया। उसी समय से वहां से काम मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले दिन फ्राइडे की ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे को अपने आप पे भरोसा हो गया था। मैंने एक स्लाइड देखी थी, यहाँ पे शायद हर एक तो बैठा हुआ जो सेफ साहब ज्वाइन किए उसकी स्लाइड से जरूर उन्होंने देखी होगी। या सुनो, एज ऑफ 65 ईयर, एज ऑफ, वो स्लाइड मेरी आंखों को झकझोर गई, क्योंकि मैं 1% की जिंदगी जीना चाहता था। और वो 1% की जिंदगी मुझे सेफ शॉप से बड़ी आसानी से दिख रही थी, इसलिए मैंने डिसीजन लिया। दूसरी तरफ काम करना चालू किया। मेरे 2 बच्चे भी थे, घर को भी देखना था, सेफ शॉप की भी देखना था। मैंने लगातार पार्ट टाइम में काम किया। पहले ऑफिस जाता था, शाम को प्लान दिखाता था, सुबह प्लान दिखाता था, फिर ऑफिस जाता था। मैंने इस तरह से काम किया और अगले 6 महीने में मैंने यहाँ से करीब 30-35 लोगों की टीम बनाई। और मैं नौकरी भी था, टीम वाले लोग कॉल करते थे, यार प्लान दिखाना है, फॉलो करना है। मैंने कहा यार इनकी इज्जत की बात है, अगर मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, अगर मैंने इनको नहीं बढ़ाया ना तो फिर अपनी इज्जत चली जाएगी। मेरा 10,000 का 8,000 गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका नहीं जाना चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो डेट थी 17 दिसंबर की। कितने दिसंबर? 17 दिसंबर। दिल्ली में डायमंड शिप थी महागुरु लालबी शर्मा जी की। 24 दिसंबर को सर आए, समझाए पूरा बढ़िया से। मैंने पूरा समझा और मैंने वहां पर लोगों को ले जाने के लिए निर्णय कर लिया। सबको लेके चलेंगे, देख के आएंगे, लौट के बड़ा काम करेंगे। डायमंड शिप देखने के बाद
7 जनवरी को मैंने नौकरी छोड़ी। उसके बाद मैंने धुआंधार काम करना चालू कर दिया। मैंने सोच लिया कुछ भी हो, नौकरी करनी नहीं है, जिंदगी बनानी है तो सेफ शॉप से सिंगल माइंड अप्रोच काम किया। मैडम से भी बोल के आया था, नाम शरद वर्मा, अगर एक बार नौकरी छोड़ दिया ना तो साला घूम के नहीं देखूंगा उधर से। अगर कभी कोई दिक्कत आई ना, भूखा सो जाएंगे लेकिन कभी काम करने नहीं जाएंगे। मैडम ने सपोर्ट किया, बोला ठीक है आप करो काम को, मैं काम आपका सपोर्ट करती हूँ। उसके बाद ना मैंने दिन देखा ना रात देखा। लोग बोलते हैं 8 घंटे 10 घंटे, मैंने 18 घंटे भी प्लान दिखाया है। 18 घंटे। कभी कभी मैं सुबह घर से निकलता था 6 बजे सुबह, अगले दिन सुबह 6 बजे आता था। अब पूछोगे सर गए कहाँ आप, तो मैंने पास पूरी प्लानिंग थी। दिन में मैं उन लोगों से मिलता था जो लोग मिल सकते थे, लेकिन रात में भी अपना कोटा पूरा करना था, क्योंकि डायमंड बनने की आग लगी थी, इज्जत दांव पे लगी थी हर तरफ से। रात में वहां जाता था, रेलवे स्टेशन पे मैं प्लान दिखाने जाता था, रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद बीच में मैं हॉस्पिटल में भी जाता था। सुबह 6 बजे जब घर वापस आता था तो उसी समय कुछ लोग मिले, बोले अरे आप बड़ी जल्दी घर वापस आ गए। मैंने कहा मैं कल गया था, आज आया हूं 24 घंटे के बाद। दोस्तों ऐसे ऐसे काम किया, काम बढ़िया हुआ। इसी बीच में जब मेरी मेहनत को लोगों ने देखा कि यार ये इंजीनियर होते हुए अच्छी खासी नौकरी करने के बावजूद भी नौकरी छोड़ के काम कर रहा है, पागल इंसान नहीं है। उसी समय अवध जी भी आ गए, नरेंद्र जी भी आ गए, वीरेंद्र जी भी आ गए, श्याम जी भी आ गए, बिजमोहन जी भी आ गए। दूसरी तरफ फिर शशिकला मैडम भी आ गई। अब हम लोगों ने विश्वास जताया, मैडम अगर यहाँ पर रहते, अगर इनके साथ काम करेंगे तो बड़ा काम होगा। मैडम के साथ मिलकर रातों दिन काम किया, लेफ्ट में किया, राइट में किया, धुआंधार टीम बनी। थोड़ी बहुत चैलेंज आए, लोग बोलते दिक्कत, यार तो मैं दिक्कत तो पहले से ही था, दिक्कत में तो पहले ही था। घर में कुछ था नहीं, बाहर कुछ बचा नहीं था, नौकरी मिलनी थी वो मिल चुकी थी, उससे कुछ होने वाला था नहीं। अब सोच के देखो, मेरे बीच में नौकरी करने वाले बहुत लोग बैठे होंगे, यस नो, बुरा मत मानना। सोच के देखो, आप नौकरी से ना इस लखनऊ जैसे शहर में 10 कमरे का मकान बना के दिखा दो तो जानेंगे है। अगर एक आध का बन भी गया होगा ना, लोन लेके बनाया होगा। अगर किसी की 4 व्हीलर आई भी होगी ना, वो सिर्फ शनिवार को निकलती होगी। अगर आई भी होगी तो अल्टो 800, वैगनआर, स्विफ्ट डिजायर से ज्यादा आ नहीं सकती है, जैसे नो। लेकिन मेरे खौफ बड़े थे कि यार कुछ तो करना है। बड़े बड़े फ्लैट में जो लोग रहते हैं यार, वो हम जैसे खून वाले तो लोग रहते हैं, अगर वो ले सकते तो मैं भी क्यों नहीं ले सकता। लोग महंगी गाड़ी में चलते तो हम क्यों नहीं चलते सकते। ऐसा सोच के मैंने काम करना स्टार्ट किया। चैलेंज आए, उनको स्वीकार किया। लगातार ट्रेनिंग मीटिंग गए। और उस समय महागुरु जी ने एक बात बताई थी, जो इंसान अगले 4 साल तक डटा रहा और अपनी शक्ल दिखाता रहा, तो दुनिया कोई भी ताकत उसको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। थैंक यू। और मैं ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा लगातार बनता रहा। स्टार्टिंग की अगर बात करूं, जब पहले मेरी ट्रेनिंग थी, मैं ट्रेनिंग में जा नहीं रहा था। मिलन जी मुझको जबरदस्ती लेके गए थे आगरा, माथुर वैश्य सलान में। और उस समय में मिलन जी ने मेरे कहा था कि सर आगरा चलेंगे, संडे के दिन आपकी छुट्टी रहती है और वहाँ ताजमहल भी देखेंगे। तो मैं ट्रेनिंग लेने नहीं गया था, ताजमहल देखने गया था। और हम और मिलन जी 2 लोग गए थे। जैसे मैं स्टेशन पे उतरा तो मिलन जी ने बोलते चलो ट्रेनिंग चलते हैं। सुबह के 7 बजा था, नहाए धोए। मैंने कहा सर पहले ताजमहल दिखाओ, ट्रेनिंग मीटिंग बाद में चलते हैं। फटाफट ताजमहल सर ने दिखाया। ठीक 11 बजे में माथुर वैश्य सलान में घुसा।
और उस समय मैंने वहाँ पर नरसिंह ग्रेवाल जी, राजू चतुर्वेदी जी, माधव सर, विजयपाल जी और महागुरु जसवीर सर वहाँ पर थे। इनकी बातें सुन के मेरे अंदर आग लग गई, आग। मैं सोचता था मिलन जी यार कहाँ फंसा दिए, लेकिन उस दिन समझ में आ गई सेठ साहब की गहराई क्या है। अगले दिन काम नहीं से ऑफिस जाना छोड़ा, सिर्फ काम पे ध्यान दिया, लगातार काम किया, लगातार काम किया, सारे लोग निकल के आए लगातार। आज मैं यहाँ पे डायमंड बना हूँ। मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। मैं तो सिर्फ अगर इस सिस्टम को ना ज्वाइन करता ना तो सिर्फ नौकरी करता, नौकरी, और पूरी जिंदगी नौकर बन के रह जाता। और नौकरी के एक अच्छी परिभाषा भी है, नौकरी ना करी तो का करी। ये सुनो, क्लियर है कि नहीं है? और मैं वो अपने आप पे लागू कर नहीं सकता था, क्योंकि सोच के देखो मैं यार मैकेनिकल इंजीनियर था। जिस समय मैं मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री पकड़ी थी ना, एरिया के 4 किलोमीटर के रेंज में कोई था ही नहीं। नौकरी भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, चाहता तो वहीं पर डटा रहता, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता, इस वजह से सेफ शॉप में आया था। और महागुरु जी लोगों की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हुए बात यहाँ तक पहुँची कि मैं काम कर ही रहा था, उसी बीच में क्या हुआ, मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई कि यार अगर बड़ा काम ऐसा लगता था कि 10,000 लोग बहुत होते हैं। ये सुनो, उसी बीच में लाल बहादुर शर्मा जी से मुलाकात हुई और सर ने विश्वास दिलाया कि यहाँ पर डट के काम करोगे तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा। महागुरु जसवीर सर का भी सपोर्ट मिला, लगातार डटे रहे। आज बताते हुए खुशी होती है, इस लखनऊ की टीम 20,000 लोगों की है, 20,000। थैंक यू दोस्तों। आज इतना बड़ा कार्रवाई मेरी वजह से नहीं बना है, इतनी दमदार टीम, विश्व विजेता टीम, सिस्टम और अपलाइन की वजह से बना है। मैं तो सिर्फ एक भीड़ में लोग चल रहे थे, मैं भी आके अड़ गया कि यार जब सबका हो रहा तो अपना भी होना चाहिए। दोस्तों हुआ, सिस्टम और अपलाइन की वजह से हुआ। आज अगर बात की जाए तो मैं भी एक सबसे बड़ा रईस हूँ आज की डेट में। ये सुनो, आज लाखों की इनकम है। आज मेरे 2 बच्चे हैं जो स्कूल लखनऊ के टॉप क्लास स्कूल में पढ़ते हैं। आज मेरे पास खुद की 4 व्हीलर है। आज अगर देखा जाए ना, 35,000 की गाड़ी है, 35,000 की। जब कभी अपनी औकात थी 1,000, 2,000, 5,000 की गाड़ी पहनने की, कभी नहीं सोचा था यार इन कलाई के ऊपर कभी 35,000 की घड़ी पहनेगी। है ये सुनो, इन हाथों में कभी सोना देखा नहीं था, क्योंकि अपनी औकात थी ना, सोने का भाव ही नहीं पता था। आज सिस्टम और अपलाइन की वजह से 3-3 अंगूठी अपने हाथ में है। मैडम बोलती थी कुछ लेके नहीं दिया, लेके नहीं दिया, एटीएम दे दिया, जो मर्जी है वो खरीदो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस कारण की वजह से शादी हुई थी ना, वो सबसे बड़ा कारण रहा डायमंड सिख बनना। अगर मैं वहां पर सभासद नहीं बन सका ना, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। अगर वहां सभासद बन जाता ना तो आज यहाँ नहीं खड़ा होता है शरद वर्मा। लेकिन वो कारण भी था डायमंड बनने का, क्योंकि अपने को पता चल गया था यार पॉलिटिक्स में जाने के लिए कुछ होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, रुपया पैसा होना चाहिए। लेकिन मेरे को लगा यार ये अपने दम की बात है, मेहनत तो हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे खानदान में मेहनत खून में बसी है। आज मेरा छोटा भाई यहाँ बैठा है। हम लोग पढ़ने के लिए, लोग रात में काम कर, लोग दिन में खेती करते थे ना, हम लोगों ने रात में खेती करके दिखाई है। रात में और रात में अगर खेती करते थे ना, टेक्निक से करते थे, टेक्निक से। वहां पर भी इंजीनियरिंग लगाई थी। दिन में जाते थे, पूरे खेत में लाइट लगा के आते थे। शाम को जाते थे, स्कूल पढ़ के ट्यूशन आते थे, 10 बजे रात में खाना खा के खेत पहुंच जाते थे। उसके बाद दोनों भाई मिलके, मेरा एक भांजा भी था, वो भी यहाँ बैठा हुआ है, तीनों लोग मिलके इतना काम कर देते थे ना कि साले गांव वाले पूरे हफ्ते में भी नहीं कर पाते थे। इतना काम करते थे एक रात में।
तो मेहनत तो अपने खून में बसी थी बचपन से। पिताजी ने भी मेहनत की, भाइयों ने भी मेहनत की। इस वजह से मेहनत से कभी डरे नहीं, रातों दिन काम किया। इस वजह से आज ये सारा कुछ मिला के आज मुझे इस डायमंड के मुकाम तक पहुंचाया। मेहनत तो दोस्तों मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन सही रास्ता मिल नहीं रहा था। लेकिन मिलन जी, गोविंद जी की वजह से एक रास्ता मिला, और इस नैया को पार लगाने में मैं अगर बात करूं, सबसे बड़ा योगदान महागुरु जी जसवीर सर का, लाल बहादुर शर्मा का। महागुरु विकास यादव सर का डायमंडशिप का फंक्शन आज भी मुझे याद है। अगर उस फंक्शन को हम लोग ना देखते, शायद अपनी टीम को यहां तक लेके ना पाते। महागुरु विकास यादव जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। तो दोस्तों आज अपने पास जो कुछ भी है, एक गड्ढे से निकले घुसे हुए आदमी को गुरुओं ने आके हीरे के रूम में खड़ा कर दिया है। ये सुनो दोस्तों, आज यहां से एक नया कमिटमेंट लेता हूं। बात अपने डायमंड बनने पे खत्म होती नहीं है। पूरी जिंदगी कोई भी काम करूंगा ना, सेब शॉप के अलावा सरद कभी कोई दूसरा काम करेगा कभी नहीं, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। लेकिन यहीं से कसम खाते हैं, लोग डायमंड बनने की बात करते हैं। डायमंड में पहले दिन ही बन गया था। पहले दिन, जिस दिन मैंने पहला फंक्शन देखा था, मैंने कहा सर एक बार समझा दो। साला शरद वर्मा अगर है ना, अपनी बाप की औलाद है ना, जहां पर डर जाएगा ना, पीछे हटेगा नहीं। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी यहां पे शेयर करना चाहूंगा। मेरी खुद की नहीं है, सिस्टम की है। मैंने ज्वाइन किया था, मैं नौकरी कर रहा था। उसी समय मुझे यह पता चला कि महागुरु जसवीर सर मेरे गांव आ रहे हैं, और मैं नौकरी पे जा रहा था। कहाँ जा रहा था? नौकरी पे। और मुझे उसी समय मिलन जी, गोविंद जी मिले और ये पूरी बात बताई। और मैं महागुरु जी का सम्मान आगरा में जाके देख के आया था इन आंखों ने। इतना लोग, ऐसे लोग आ रहे थे, फूल माला चढ़ा रहे थे, और अपने लिए गर्व की बात थी यार, अगर इस माधोपुर गांव में महागुरु जसवीर सर आ रहे हैं ना, अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, साले अपनी इज्जत की बात है। उसी समय मैं अपनी मोटरसाइकिल को मोड़ा, चुपचाप खड़ी किया मंदिर पे। मैंने कहा कुछ होना चाहिए, अगर एक बार सर आए, अगर कुछ नहीं कर पाए ना, दोबारा पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर हम लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई। एक दिन पहले की बात है, जैसे इन लोगों ने बताया, मेरी पूरी प्लानिंग बनाई। मैंने कहा सबसे पहले तो टीवी टावर से लेके माधोपुर तक पूरी रोड साफ होनी चाहिए। क्यों साफ होनी चाहिए? दम की बात थी यार, मेहनत तो थी ना। हमारी एरिया के जो सभासद थे ना, मैंने उनको डगे की चोट पे कह के आया था, सभासद तो आप बन गए ना, अगर ये रोड नहीं साफ करे ना, तो ये शरद वर्मा रात में अपने हाथ से साफ कर देगा। तो सभासद समझदार निकला, पूरी रोड साफ कराया। हम लोग आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे रोड साफ होती थी। शाम होते होते हो गई, धूल उड़ रही थी। तो हम लोग सोचे धूल यार, अगर सर की गाड़ी निकलेगी ना, सर की गाड़ी निकलेगी, अगर धूल उड़ी तो बात जमेगी नहीं। ये सुनो, आपने देखा कि नहीं देखा, अगर कोई प्रधानमंत्री लखनऊ आता है तो क्या होता है? ये सुनो, गड्ढे नाली सही होती कि नहीं होती है? वो तो अपने बस में बात थी नहीं, लेकिन अपने बस में रोड के ऊपर पानी डालना अपने बस में था। हमने मिलन जी ने, गोविंद जी ने जाके टैंकर वैंकर को बुक किया। गोविंद जी ने पीछे हाथ लगाया, पूरे रोड 4 बार गए, 4 बार आए, साला एकदम बिल्कुल धुल दिया कैदे से। उसके बाद प्लान बनाया कि यार और क्या कर दिया जाए इसमें। तो एक राम दिनेश शर्मा जी थे, उन्होंने एक और आइडिया दिया, अगर दोनों तरफ अगर चूना पड़ जाए ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। थैंक। तो हम लोगों ने इंतजाम किया चूने का। पूरी रात में जाके पूरे 4 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर पूरा दोनों तरफ चूना डाले। सुबह होते होते लोग सनक गए, अरे कौन प्रधानमंत्री आ रहा है। तो लोग बोलते थे कौन प्रधानमंत्री आ रहा है? बोलते थे डायमंड आ रहा है, डायमंड।
और उस समय ना लोग डायमंड की मीनिंग समझते नहीं थे। बोले ये होता क्या है, देखना हो तो आ जाना, देखना हो तो आ जाना। दमदार गाड़ी हम लोगों ने बुक की थी, इंडिका, अपने बस की बात थी दोस्त, किराए की नहीं थी। हमारे मौसी के लड़के वीरेंद्र जी के जीजा की लाए थे हम लोग, बेचारे वो खुद चला के लाए थे। जैसे जैसे गाड़ी चलती थी हम लोग आसपास रहते थे, छत से लोग देखते थे, अरे ये डायमंड। उसी समय अपनी फूलों की खेती होती थी, चार के मतलब इतना फूल बरसा, इतना फूल बरसा है, लोग सनक गए। महागुरु जी की पूरी एंट्री हुई दमदार तरीके से, लोगों ने देखा, वो तूफान मचा। उसके बाद आज ये 20,000 उसी का रूप है ये। थैंक यू। तो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आप सिस्टम की बात मानोगे, अपलाइन की इज्जत करोगे, टीम को साथ में रखोगे, सबके मन की बात करोगे ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। यह सिस्टम का चैलेंज है। क्या लग रहा है, ऐसे सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे? अपने को ये नहीं पता था यार नेटवर्किंग मार्केटिंग की ABCD होती क्या है। अपने कभी पढ़ाई की नहीं थी, लेकिन वीडियो देख देख के महागुरु जी लोगों का मोटिवेट होते थे। और मैं एक छोटी सी स्टोरी और बताना चाहूंगा, हो सकता है आपको बड़ा सबक मिले यहीं से। बात जिस स्टार्टिंग की दौर की है, मैंने ज्वाइन किया, उसी समय एक सर दिल्ली से आए, उन्होंने मुझे DVD राइट करके एक फंक्शन की थी। और वो फंक्शन में बताना चाहूंगा, दमदार डायमंड लीडर महागुरु श्री कुमार शर्मा जी की डायमंड विजयोत्सव का DVD थी। थैंक यू। उन्होंने मेरे को राइट करके दी। मेरे घर में TV थी, CD थी, मैं उस पर रोज आके उस कैसेट को लगाता था। और मुझे आज बताते हुए खुशी होती है ना, उस समय मैंने माधव सर का एक स्पीच सुना था और उन्होंने एक बात बताई थी, डायमंड डायमंड डायमंड। इस दिमाग में जैसे वर्ड जाते थे ना, झंझनाहट रखती थी, झंझनाहट, क्योंकि मैं बनना चाहता था ये चीज़। मुझे लगता था यार सर इतने अगर दमदार है ना, अगर ऐसा बोलने का मौका मिल जाए ना कि दुनिया हिल जाएगी। जैसे लो, फिर मैंने क्या सोचा यार, जब मैं सर लोगों की CD सुनता हूँ ना, उस समय अंदर से कुछ होता है, होता कि नहीं होता है? जैसे लो, तो जब मेरे अंदर होता था और मैं TV को अकेले देखता था, टीम वहाँ पर होती नहीं थी, तो मेरे अंदर एक आया यार इनको कैसे पहुँचाया जाए। क्योंकि उस समय ना तो स्मार्टफोन थे, ना तो लैपटॉप हुआ करते थे, कंप्यूटर अपना चलाना जानते नहीं थे। उसी समय मैंने उस CD को लिया और CD चलाने वाली DVD को रखा बैग के अंदर, रिमोट तार वगैरह रखा, घर घर जाता था, वो पूरी CD को सुनाता था सबको। जितने भी लोग ज्वाइन थे सुबह से शाम तक सुनाता था। टीम मोटिवेट होती रही, लगातार काम करती रही, मैं भी डटा रहा, सब लोगों को DVD को सुनाता रहा और आज इतना बड़ा कारवां है। ये सुनो, तो ये छोटे छोटे काम हैं जो मेरे बस में थे। लैपटॉप खरीदना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन घर में रखी हुई CD जो सड़ रही थी ना, मैंने उसको हथियार बनाया, अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। घर घर में जाके घुस घुस के प्लान दिखाया, DVD दिखाई। और महागुरु जी ने एक चीज बताई थी ना, ये वीडियो तब तक चलाओ जब तक सामने वाले तो साइन अप ना कर दे या DD ना दे दे। तो अपना एक ही काम रहता था, चला वीडियो देखा जाएगा। क्यों? अपनी CD, अपना रिमोट, अपनी कैसेट, TV सामने वाले की, बिजली सामने वाले का, चाय पानी सामने वाले की। कब तक नहीं देगा पैसा? दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? और ना दिया होता तो 20,000 आते कहां से आज? लोग बोलते काम नहीं चलता, अरे काम उन लट्टूरों को नहीं चलता है ना जिनको अंदर से भरोसा नहीं होता है। आपको है भरोसा? आपको है भरोसा? बनना चाहते हो डायमंड? काम करो, कौन मना किया है? मैं ये नहीं कहता कि बड़ा काम करो, अरे वो काम करो जो आपके बस की बात है, जो आपके बस की बात है।
बड़ा काम की शुरुआत एकदम बड़े करने से नहीं होती है दोस्त। छोटा छोटा करो, छोटा छोटा करो, इतना बड़ा अपने आप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लोग बोलते थे ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे, बिजी हैं। ये सुनो, कोई बोलता है ना 20,000 की नौकरी करता है इसलिए ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। कुछ लोग बोलते थे मैं संडे के प्लान में नहीं आ सकता। ये सुनो, जिस दिन से शरद वर्मा ज्वाइन किया ना, जिस दिन से शरद वर्मा ज्वाइन किया है ना, एक भी संडे और एक भी फ्राइडे मिस नहीं है। मेरे यहाँ पे 2 अपलाइन बैठे लखनऊ के, गोविंद जी और मिलन जी। अगर किसी को ना भरोसा हो इनसे जाके पूछ लेना। आज तक जब से मैंने ज्वाइन किया एक भी फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का प्लान मिस नहीं हुआ। गुरुजी लोगों ने बोल दिया है ना, अगर ट्रेनिंग है तो शरद वर्मा जाएगा जरूर। दुनिया कोई भी ताकत आज तक मुझे कोई रोक नहीं पाई। आज मेरा छोटा भाई यहीं पर बैठा है। आज मुझे वो दिन याद आता है जब इसका तिलक था। फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे का दिन था, तिलक उसी दिन बन रहा था। मैंने कहा था कोई बात नहीं, अगर, और उसी दिन फंक्शन भी था वेन्यू पे। मैंने कहा मैं अगर आऊँगा ना तो अपना फंक्शन निपटाने के बाद ही आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ कमिटमेंट किया है। भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर शनिवार को भी शादी वो फिक्स हुई। सारे प्रोग्राम हुए लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिस करता था। क्यों? क्योंकि अपना काम है कि नहीं है ये सुनो, लोग नौकरी करने के लिए क्या नहीं मिस कर देते। कभी शादी बारात में लोग जा पाते हैं कि नौकरी की वजह से नहीं जा पाते? क्लियर है कि नहीं है? लेकिन सोच के देखो यार, अगर किसी को 10-50 हज़ार की नौकरी मिली है ना, उससे कोई किले खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैंने इस सिस्टम के आगे ना तो अपनी सुनी ना अपने घर वालों की सुनी, और यहाँ तक मैं बोलता हूँ मैंने अपने आप की भी नहीं सुनी। क्योंकि मुझे हर हालत में सिर्फ और सिर्फ डायमंड बनना था, सिर्फ डायमंड बनना था। तो क्या आप लोग कर पाएंगे? करके दिखाएंगे? आज जो महागुरु जी लोगों ने लखनऊ में यार इतना बड़ा अगर समय दिया है ना, तो क्या लग रहा दिल में कुछ हो रहा है? करके दिखाएंगे? पक्का? दोस्तों अगर इसी दिन के लिए ना, मैं एक दिन मुझे फिर से याद आती है वो दिन स्टार्टिंग का। हम लोग जाते थे, आगरा जाते थे, मथुरा जाते थे, दिल्ली जाते थे, हर जगह जाते थे। और मैं मन में एक बात सोचता था यार, कब तक बाहर जाएंगे, लखनऊ से कब तक बाहर जाएंगे। वहां जाता था सीट नहीं मिलती थी, लौट के आता था कोई ज्वाइन नहीं करता था। वहां जाते थे तो सीट नहीं मिलती थी, लखनऊ में कोई ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसी समय कसम खा के आता था ना कि साला अगर लखनऊ में तूफान न लाके खड़ा किया ना तो शरद वर्मा नाम नहीं है। आज जो ट्रेनिंग मीटिंग लेने के लिए हमें आगरा, मथुरा, दिल्ली जाना पड़ता है, ऐसा दिन ला के खड़ा करेंगे ना, इतना काम करके दिखाएंगे कि महागुरु जी लोगों को टाइम अपने आप मिल जाएगा। क्या लगता है कर सकते हैं? आज लखनऊ में बैठे हुए, आज हम लोग लखनऊ में बैठे हैं तो सिर्फ यहाँ पर लखनऊ के लोग नहीं है। ये सुनो, लोग कोई बिहार से आया है, कोई मुजफ्फरपुर से आया है, कोई लखीमपुर से आया, कोई सीतापुर से आया है, कोई झांसी से आया है। हर जगह से लोग हैं कि नहीं है? लेकिन मैं बोलता हूं ना, अगर आपके अंदर शेर दिल है ना, काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ, हर एक अपलाइन आपके एरिया में आके डटेगा। ये सुनो, तो कर सकते हैं। ये सारा फंक्शन अपने एरिया में करा सकते हैं। दोस्तों इस तरह शरद वर्मा यहाँ से कमिटमेंट करते हैं इस मंच की वजह से। आप काम करके दिखाओ, टेंशन मत लो, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारा 24 घंटे सिर्फ शेप सॉफ करते हैं। आज मेरी वाइफ यहां बैठी है, किसी को भरोसा ना जाके पूछ लो। आज तक मैंने कभी 1 घंटा बैठ के बात नहीं की, पूछ लो जाके, 1 घंटा बात नहीं की। क्योंकि मेरी प्लानिंग बनी रहती थी यार,
कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। लोग अमीर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लाने, कैसे लेंगे? अपने को पता था इससे होगा। अगर इस काम को कर ले गए ना तो दुनिया नीचे झुकेगी। आज हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं लटूरी पंथी दिखाता, 10-20-50 हजार में फंसे रहता, तो आज दिन देखने को मिलता। लेकिन उस समय के लिया हुआ डिसीजन आज रंग लाया कि नहीं लाया? लोग बोलते हैं सर पहले चेक आ जाए बाद में काम कर लेंगे, लेकिन मेरा एक ही फार्मूला था ना, साला काम करके दिखाओ, चेक साला तरसा देंगे, आएगी जरूर। कैसे नहीं आएगी? अपनी किस्मत में है। अगर अमीर बनना लिखा है ना तो होगा। काम करो, टेंशन मत लो, काम इतना करो, डीडीआ इतना भेजो कि चेक साली अपने आप आ जाए। आज सिस्टम की बदौलत पैसे के विषय में सोचना नहीं पड़ता है। हर बृहस्पतिवार को शाम 5 को बचते नहीं है, अकाउंट में पैसा आ जाता है, अकाउंट में पैसा। जहां पर हम सैलरी के लिए पूरे महीने भर तरसते थे, लेकिन आज जहां पर हफ्ते में इनकम आती है, सोच के देखो कैसा लगेगा। महीने में लाखों रुपए की इनकम, हफ्ते में लगातार एक बार अकाउंट खाली नहीं होता, फिर बढ़ जाता। आज मैं बताऊं ना, जिस दिन से मैंने सेफ शॉप किया, सेफ शॉप, मेरे घर के भी लोग हैं, गांव के भी लोग हैं और रिश्तेदार भी बैठे हैं, वो सब जानते हैं। मैंने जब से ज्वाइन किया ना, 1 रुपया सेफ शॉप के अलावा मैंने कहीं से कमाया नहीं। आज आलीशान जिंदगी है। आज मैं जो पहना हूं ना, ये मेरे में बस की बात नहीं थी, सिस्टम की बात। मैं ये घड़ी नहीं ले रहा था क्योंकि अपने खानदान में आज तक इतनी महंगी किसी ने घड़ी लगाई नहीं। मैंने लेकिन फिर भी सोचा चलो ले ली जाए। मैंने कभी आज तक अंगूठी नहीं पहनी। मेरी वाइफ बैठी है, दहेज में एक अंगूठी मिली थी, आज तक मैंने कभी पहनी नहीं। लेकिन आज जो कुछ हो पाया सिस्टम की, आज ये शरद वर्मा ना पूरा चेंज हो गया है, चेंज अंदर से। और आज चेंज होने के बाद, डायमंड बनने के बाद एक ही मकसद है। लोग बोलते 10,000 की टीम, अरे यार 10,000 की टीम छोड़ दो, 10,000 डायमंड बनाने की कसम खाते। 10,000 डायमंड। कितने? कौन कौन बनना चाहेगा? पक्का? पक्का? कैसे भरोसा कर ले? करके दिखाएंगे। दोस्त आप सोच लेना, लेकिन अपना कमिटमेंट है यार। चाहे साला कुछ भी हो जाए, 10,000 डायमंड बना के दुनिया से जाएंगे। क्योंकि नौकरी भी छोड़ी थी ना अपने डायमंड बनने के लिए नहीं, बात फिर इज्जत की आ गई थी यार, इन लोगों के लिए कुछ करना है। शुरुआत के दिनों की बात करूं, हम लोग काम करते थे, हम और अवध जी एक ही मोटरसाइकिल से घूमते थे, कोई भाव नहीं देता था। अवध जी टावा के रहने वाले थे और मैं लखनऊ का रहने वाला था। सर के साथ बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने एक बात कही थी ना, अवध जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, डीडीओ की सारी लाइन लगेगी, लाइन जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, वैसे डीडीआ बरसेंगी। अवध जी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आपके साथ होगा कि नहीं होगा? पक्का? आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप डटे रहना। ये सब शरद वर्मा का कमिटमेंट है। और अवध जी के साथ मिलके, अपने श्री रेड क्लब के साथ मिलके, आज यहाँ पे जो भी टोपाज, एमराल्ड, रूबी, पर्ल, गोल्ड, सिल्वर, सबके दम पे मिलके काम करेंगे और एक दिन ऐसा भूकंप लाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में काम करके दिखाएंगे। कर लेंगे? कर लेंगे? चलो दोस्तों, आज यहां पर इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।